गुड मॉर्निंग क्लास 11th स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बिजनेस इज ट्रीटेड एज एन यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रिएटर, मैनेजर एंड अदर्स। यानी कि बिजनेस हमारा अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ठीक है, तो बिजनेस जो है सेपरेट फ्रॉम ओनर्स, क्रिएटर, मैनेजर एंड अदर्स। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द ओनर of the business is always considered as in distinct and separate from the business he owns। यानी कि बिजनेस जो ओन कर रहा है उससे बिजनेसमैन अलग रहता है, यानी कि अलग माना जाता है इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। बिजनेस should have the complete and separate set of books and we have to record the business transaction from the firm point of view and not point of view ऑफ द प्रोप्राइटर। हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं वो हम लोग फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अकाउंट हम लोग नहीं बनाते हैं। द प्रोप्राइटर इज ट्रीटेड एज एन क्रिएटर ऑफ द बिजनेस एंड टू बी एक्सटेंडेड ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द हिम इन द बिजनेस। यानी कि जो भी उसने कैपिटल जो भी उसने इन्वेस्ट जो भी उसने कर रखी है बिजनेस में, वो जो है इसमें आती है। ठीक है, द कैपिटल इज ट्रीटेड एज एन लायबिलिटी। जो उसने कैपिटल उसने इन्वेस्ट उसने कर रखी है बिजनेस में, वो एक लायबिलिटी की तरह ट्रीट होती है ऑफ द बिजनेस फर्म, बिकॉज इट इज एज्यूम्ड दैट द फर्म हैज द बोरोड फंड फ्रॉम द ओनर्स प्रोप्राइटर। ठीक है, तो ये एज्यूम करा जाता है कि फर्म ने ओनर प्रोप्राइटर से जो है इसमें चीज़ें बारो करी हैं। द प्रोप्राइटर इंस्टेड ऑफ द बोरोइंग फ्रॉम द अदर पार्टीज, मतलब बाहरी लोगों से बारो करने से बढ़िया जो है अपने मालिक से ही बारो कर लिया, तो वही चीज़ इसमें जो है मानी जाती है। ठीक है, it is for the reason that we have also followed that interest on capital is treated as an expense of the business। ये इसीलिए फॉलो अप करा जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस में जो है एज एन एक्सपेंस ट्रीट होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिड्यूसेस द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एंड सेम एज द टाइम इंक्रीजेज द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बिजनेस की कैपिटल तो घटाता है, परंतु प्रोप्राइटर की कैपिटल जो है बढ़ा देता है। सिमिलर विद बोथ अमाउंट विड्रॉन ऑफ द प्रोप्राइटर फॉर द बिजनेस इज अ पर्सनल यूज ट्रीटिंग एज अ ड्राइंग। अगर कुछ भी हमारा बिजनेसमैन व्यापारी कुछ भी बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो उसको हम लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं? एज एन ड्राइंग ट्रीट करते हैं। लाइकवाइज द गुड्स आर यूज फ्रॉम द स्टॉक and the businesses for the business purposes and treated as an expense of the business, but similar the goods were used by the proprietor for the personal use is treated as an drawing। जो गुड्स जो प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के द्वारा ट्रीट जो कराया था उसको जो है हम लोग ड्राइंग की तरह ट्रीट करते हैं। बिकॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेट एंटिटी द प्रोप्राइटर्स हाउस इज अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट। प्रोप्राइटर का अपना मतलब मकान, मालिक का मतलब जो मालिक का अपना घर, उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, उसकी अपनी सिक्योरिटी है, हिज पर्सनल कार, पर्सनल इनकम जो भी है वो अपना उसका अपने सेपरेट है। ठीक है, इफ द प्रोप्राइटर हैज द सेम अदर बिजनेसेस एंटिटी गोइंग टू द बिजनेस इज रिकॉर्ड फॉर द बिजनेस इज केप्ट आल्सो द सेपरेट। मतलब वो वाला जैसे कोई भी प्रोप्राइटर के दो बिजनेसेस हैं, एक कोका कोला का बिजनेस है और एक तुम्हारा क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, तो दोनों के दोनों बिजनेस भी अलग और उसकी लैंड प्रॉपर्टी अपनी जो है वो भी अलग। ठीक है बच्चों, इन द absence of the concept the separate entity and the net profit of the financial position of the business entity cannot be known। separate entity में net profit net financial statement जो है इसमें जो है इस तरीके से नहीं पता लगाया जा सकते। इन दिस कॉन्सेप्ट of separate entity it is applicable to the all the forms of business। ये सारे के सारे बिजनेस फॉर्म पे एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो या पार्टनरशिप बिजनेस हो या कंपनी हो। ठीक है, ये सब पे लगता है। ठीक है, चलिए बेटा आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग टर्म्स विच इज कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। वही सारे के सारे ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करे जाते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी जो है एक्सप्रेस करे जा सकते हैं। एंड इवन though it may be very important for the business and it is not recorded in the business
for unless it is effect that measuring in terms of money with a fair degree of accuracy, मतलब fair degree of accuracy भी होना चाहिए. For example, in the accounting it did not require that quarrel between the production manager एंड द सेल्स मैनेजर, मतलब कोई भी प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, उस चीज़ को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे. या कोई हमारा मैनेजर बहुत अच्छा था, वो रिटायर होकर चला गया, तो वो चीज़ भी जो है हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. इट इज़ नॉट रिपोर्टेड दैट स्ट्राइक को भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन द बिगिनिंग, एंड इट इज़ नॉट रिवील्ड दैट द कंपटीटर हैज़ प्लेस्ड द बेटर प्रोडक्ट. कंपटीटर ने कोई बेटर प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च कर दिया, ये भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि इनसे होने वाला घाटा जो है हम लोग उनको इन टर्म्स ऑफ मनी हम लोग उनको जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग जो रिकॉर्ड भी नहीं करते. एंड दीज फैक्ट्स हैपन एंड कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. इनको जो है बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करी जाती है. It should be remembered that the money is only the measurement which enable that the various users and the different nature is added together with the dealt with the, for example, if the business has a particular day of 50,000 in cash, 5,000 kilogram of raw material, 10,000 kilogram of finished goods, 5 machinery, 10 chairs, 20 फैन, इस तरीके से रिकॉर्डिंग नहीं करी जाती है. इनकी रिकॉर्डिंग जो है इस तरीके से करी जाती है. इसे 50,000 का रॉ मटेरियल है, 25,000 का फिनिश्ड गुड है, 5 लाख की मशीन है. इस तरीके से रिकॉर्डिंग करी जाती है. एज सच मेक दैट अकाउंटिंग रिकॉर्ड रेलिवेंट एंड सिंपल. अकाउंटिंग रिकॉर्ड को इसलिए ऐसे रिकॉर्ड करा जाता है क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है हमारे सिंपल रहे, अंडरस्टैंडेबल रहे, होमोजीनियस रहे, एक जैसे रहे और एक्सप्रेस इन द कॉमन यूनिट मेजरमेंट. एग्जाम्पल मनी के फॉर्म में जो है ये सारे के सारे जो है इसमें कैलकुलेट इसमें करे जाएं. ओके, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए. इसको हमने चैप्टर नंबर 1 में भी बच्चों पढ़ाया था, वहाँ से भी मतलब हमने इन सब चीज़ों को बताया था. रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, तो वही उसी के हूबहू ही ऐसा ही है. ठीक है. अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या है? एज सच द बिजनेस इज इंटेंडेड टू बी कंटिन्यूड फॉर द इंडेफिनिफाइड पीरियड फॉर द लॉन्ग पीरियड. ठीक है. एंड इट रिजल्ट टू द बिजनेस ऑपरेशन एंड इट कैन नॉट बी अटेन्ड ओनली व्हेन द बिजनेस इज कम्प्लीटली बाउंड अप. मतलब इसमें अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है, मतलब पूरे बिजनेस का जो है मतलब जो भी पीरियड जो भी आप रखें वो आप सेम रखें, बट टू असर्टेन द प्रॉफिट फॉर द लॉन्ग पीरियड इट इज़ वेरी लॉन्ग पीरियड, इट इज़ फॉर द लिटिल यूज. मतलब बहुत ही लंबा प्रॉफिट आप रख रहे हैं, मतलब बहुत ही लंबा लॉन्ग पीरियड ले रहे हैं, तो उससे निकलने वाला प्रॉफिट वो भी आपके लिए यूजलेस होगा. ठीक है. प्रोप्राइटर, मैनेजर, इन्वेस्टर एंड अदर, बिकॉज इट विल बी टू लेट टू करेक्ट इटसेल्फ एट द स्टेप एट अ टाइम. करेक्टिव स्टेप जो है टाइम पे लेना जो है उसमें काफ़ी मतलब जो है लंबा कार्य होगा. The users of the financial statement need to be know that the result of the business transaction is frequently interval, यानी कि बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन जो भी हो रहे हैं उनको फ्रीक्वेंटली इंटरवल ऑफ टाइम में यानी कि एक एक टुकड़ों में आप बांट दें. Thus that the entire life of the firm is divided into the time interval. पूरी की पूरी फर्म की जितनी भी लाइफ हो वो सारी की सारी कुछ ना कुछ इक्वल टाइम इंटरवल पे बांटी जाए. फॉर द मेजरमेंट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस के प्रॉफिट या लॉसेस को मेजर करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पता करने के लिए उनको जो है बांटा जाए. 12 मंथ पीरियड यूजुअली अडॉप्टेड, यानी कि 12 महीने की अवधि वाला समय जो है यानी कि 1 साल का समय जो है जनरली सभी लोग लेते हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द अमेंडमेंट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द बिजनेसमैन हैज कंपल्सरली अडॉप्ट द फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडेड ऑन 31 मार्च. ठीक है. ये इनकम टैक्स की बेटा अमेंडमेंट आई थी, यानी कि इनकम टैक्स ने ये बताया था, रूल एक तरीके का लाया था जिसमें जो है ये सारा का सारा जो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही फॉलो अप करना होता है हर बिजनेसमैन को इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि 1 अप्रैल जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल जो है वो 2000 जो है आपकी 18 की है. ठीक है. और जो तुम्हारी 1 अप्रैल 2018 की स्टार्टिंग है और 31 मार्च जो है 2019 की स्टार्टिंग है. ठीक है. तो 2019 वाली यहाँ पे ले ली जाएगी. ओके. अपार्ट फ्रॉम दिस दैट द कंपनी हुज सेपरेट लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज में पब्लिश द क्वार्टरली रिजल्ट. जो लोग स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 50 से भी जो आपने सुना होगा, शेयर मार्केट सुना होगा, उसमें जो मतलब जो कनेक्टेड हैं उनको जो है क्वार्टरली स्टेटमेंट भी फाइल करनी होती है.
एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एंड फॉर द 3 मंथ पीरियड। हर 3 महीने में जो है इन लोगों को क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है फाइलिंग करनी होती है। 7 कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है? According to this concept, and assets may be ordinarily recorded in the books of account at the prices at which they are acquired. In this cost concept, it was basically subsequently the accounting for the asset. इसमें जो है accounting करी जाती है assets की since the acquisition of the cost related to the past, मतलब जिस मूल्य पर asset को हम लोगों ने acquire करा था उस मूल्य पर historical cost पे ही सारी की सारी assets की जो है recording करी जाती है। For this the financial statement, for example, the businessman entity has purchases a building of 20 lakh, it would be recorded in the books figure, यानी कि 20 लाख की बिल्डिंग जो है रिकॉर्ड करी जाएगी इन द बुक्स, परंतु प्रोवाइडेड बिल्डिंग की वैल्यू जो है भले ही 60 लाख हो गई हो, ठीक है, मार्केट वैल्यू 60 लाख होगी उस बिल्डिंग की, लेकिन जो है इन द बुक्स हम लोग 20 लाख ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब इसका सिंपल सा एग्जाम्पल अभी आप लोगों को जस्टिफिकेशन में हम लोग आपको समझाएंगे क्यों ये ऐसा हम लोग करते हैं। क्योंकि देखो आप जिस घर में आप देखो रह रहे हो उस घर को बाबा या आपके पापा जी ने बनवाया होगा, ठीक है, तो तब घर वो जो है तब उसकी वैल्यू आई थिंक हम लोग मान के चलते हैं 50 लाख है, ठीक है। अब आज के दिन पे उस घर की वैल्यू तो 1 करोड़ है 2 करोड़ तक हो गई होगी ना, तो ये चीज़ है। तो मतलब किस तरीके से वैल्यू बढ़ती है, तो वो चीज़ जो है एप्रिशिएशन जो आता है, एप्रिशिएशन हम लोग नहीं उसको रिकॉर्ड करते हैं, जिस चीज़ पे हम लोगों ने एक्वायर करी हुई होती है उसी चीज़ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। However, cost concept and the historical cost concept does not mean that the assets may be continuously shown at their acquisition price for the business long owns. The cost may be systematically reduced from year to year by charging the depreciation. इसमें जो है cost जो है reduce भी करी जाती है depreciation चार्ज करते करते, और assets की वैल्यू जो है वैल्यूलेस भी हो जाती है। अब इसका जस्टिफिकेशन इसका क्या आया? द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लाइज बिटवीन द फॉलोइंग एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट पे हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है निर्धारित है, ठीक है। द कॉस्ट कॉन्सेप्ट एंड द ऑब्जेक्टिविटी वेरीफाइबल बिकॉज दैट द कॉस्ट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स derived फ्रॉम द एक्चुअल ट्रांजैक्शन वेयर इज नॉन arbitrarily determined. इट वाज जस्टिफाइड, मतलब कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें रिकॉर्ड होता है जिसमें जो है चीजें डेराइव मतलब मिलती हैं, ठीक है। It is justified that the going concern concept assume that the enterprise will continue activity indefinite, that these need not to be used in the current value of the liquidation value. मतलब जो है इनकी घटते हुए क्रम में हम लोग रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते हैं, इसको जो है हम लोग इंडेफिनिफाइड पीरियड जब तक असेट चलती है तब तक हम लोग ये रिकॉर्ड करते हैं। That the market value or the current value of the asset are difficult to determine. मार्केट वैल्यू है, करंट वैल्यू है असेट की, वो डिफिकल्ट होती है डिटरमाइन करना, तो इसलिए हम लोग जो है एक्सपर्ट हम लोगों को बताते हैं कि जो है आप लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट का ही आप लोग प्रयोग करें। द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स में बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक अपॉन द डाउन ऑफ द मार्केट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी मम्मी ने सोने का हार जैसे बनवाया, ठीक है, नेकलेस एक बनवाया, तो नेकलेस जब उन्होंने खरीदा तब तो वो 50,000 का अराउंड था, ठीक है, 50,000 का अराउंड था, ठीक है, लेकिन परंतु मार्केट वैल्यू जो है सोने की घटती बढ़ती रहती है, तो एक्विजिशन प्राइस जो हमारा था उसी पे रिकॉर्डिंग करेंगे, 50,000 पे रिकॉर्ड करेंगे, परंतु मार्केट वैल्यू चाहे उसकी 1 लाख या 1 करोड़ हो गई हो और चाहे उसकी मार्केट वैल्यू चाहे उसकी घट गई हो, ठीक है, वो तो जब एट द टाइम ऑफ सेल ही हम लोग जो है सारा का सारा देखते हैं कब क्या करना है। तो ड्रॉबैक्स ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के मतलब कुछ कमियां क्या हैं? असेट बीच नथिंग हैज बीन पेड इज नॉट रिकॉर्डेड। जिन एसेट के लिए हम लोगों को कुछ पेमेंट नहीं करना पड़ता वो वाली एसेट जो है हम लोगों की रिकॉर्ड भी नहीं होती है। द नॉलेज ऑफ द टेक्निकल स्किल्स बट नॉट इनसाइड ऑफ द एंटरप्राइज इज अनरिकॉर्डेड थ्रू आउट दिस वैल्यूएशन ऑफ द असेट। अब कोई भी एंटरप्राइज है उसकी नॉलेज स्किल बहुत बढ़िया है, वो चीज़ हम लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन द फिगर ऑफ द नेट प्रॉफिट discloses the net loss of the accounts is seriously distorted with the depreciation is based upon the historical cost and it is charged may be revenue of the current asset. ये रेवेन्यू पे चार्ज होता है ना, और रेवेन्यू को काफ़ी भी कम कर देता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड कर देता है।
इंफॉर्मेशन इज बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल कॉस्ट में बी यूजफुल टू द मैनेजमेंट टू द इन्वेस्टर। मतलब ये मैनेजमेंट और इन्वेस्टर के बेसिस पे जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कोई भी जो है मायने नहीं रखती है। आइए बेटा पढ़ते हैं लास्ट वाला कॉन्सेप्ट इस वीडियो का, ठीक है। आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है कवर अप करेंगे। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन is to be recorded in the dual aspect, in other words that every at least two account, यानी कि दो अकाउंट में जो है रिकॉर्डिंग करी जाती है। वन ऑफ हैज बीन डेबिटेड, एक डेबिट करा जाता है तो अगला जो है क्रेडिट करा जाता है। इन दिस सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक ट्रांजेक्शन है, उसमें उसके बेसिस पे जो है रिकॉर्डिंग करी जाती है। इन दिस द बिजनेस हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट and it is always equal to the following accounting equation and will not hold that the good at any point। ये हर जगह जो है बराबर ही रहते हैं। असेट हमेशा बराबर रहती है। असेट को एक पाले में रख दीजिए, लायबिलिटी और कैपिटल को एक पाले में रख दीजिए, तराजू बना रहेगा, ठीक है, दोनों तरफ बराबर रहेंगे। या कैपिटल एक तरफ रख दीजिए, असेट को माइनस कर दीजिए लायबिलिटी से, तो कैपिटल आपकी आ जाएगी। क्लियर? Whenever the transaction is recorded and it is to be recorded for the more accounts and the balancing equation in the transaction effect in the decrease of the increase of the asset side will be affected. Increase and the decrease of the other side will be equation, and increase amount will be decreased. Another account will be same side in the equation. The equation will be balance of the accounting take place. अगर for example जैसे आपने जो है कोई भी गुड्स आपने खरीदा, ठीक है, चलिए हम लोग इसी का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ 20 लाख। एक्स ने 20 लाख का बिजनेस लगाया, ठीक है, 25 लाख जो है लोन लिया उसने, और 25 लाख की जो है एंड 25 लाख यूजिंग द बाइंग सम असेट, 25 लाख जो है उन्हीं असेट को खरीदने में लगा दिए। तो उसमें से प्लांट एंड मशीनरी खरीद लिया, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का क्या होगा? असेट जो है हम लोगों की 25 लाख हो जाएंगी, 5 लाख की लायबिलिटी थी, 50 लाख की कैपिटल आपकी होगी। तो देखिए इधर भी 25 लाख, इधर भी 25 लाख, दोनों का सम, ठीक है। तो इससे हम लोग समझते हैं कि हर असेट, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, और उसी तरीके से रिकॉर्डिंग करी जाती है। 9th वाला कॉन्सेप्ट रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक के लिए बस यहीं तक रखिए, और आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।